अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, उन पर किए गए तज्जियों और तबसरों के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं फैजान इकबाल। तो नाज़रीन, मुल्क की सियासत हो या आलमी मंजरनामे में कौमी मफाद का मामला, फैसले और मामलात बाहमी इफ़ाम तफ़हीम और सुलह जोई से ही तय होने चाहिए। तसादुम से बचना और किसी नतीजे पर पहुंचने में ही सबकी बका है। और डेडलॉक मसाइल का हल है, न आगे बढ़ने का रास्ता। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, आपको बताएं कि मुल्की सियासी हालात मुसलसल गैर यकीनी हालत का शिकार हैं। तहरीक अदम एतमाद के जरिए ऐवान इक़्तिदार से इमरान खान की बेदखली के बाद कशीदा सियासी माहौल ने पहले से बर्बाद मैशत को मजीद बेहाल कर दिया है। ज़िमनी इंतखाबात की अगर बात करें तो इमरान खान की 6 सीटों पर कामयाबी ने जहां उनके एतमाद में इजाफा किया, वहीं हुकूमत की भी सांसें फूलती नजर आ रही हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक पीटीआई के नायब सदर फवाद चौधरी ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए हुकूमत के साथ बैकडोर मुज़ाकरात का एतराफ़ किया है और कहा है कि मुज़ाकरात आम इंतखाबात के जल्द इनकाद के हवाले से हो रहे हैं। जी नाजरीन, तो एहसन इकबाल ने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे तो मैं धरना कॉल ऑफ कर दूंगा। तो मैं आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहता हूँ। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अक्टूबर 2023 में मुनक्कद होगा, जो कि आइन और कानून के मुताबिक होगा। तो नाज़रीन, एहसन इकबाल की गुफ्तगू आपने सुनी। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ इमरान खान पर मजबूत हाथ डालने और उनकी गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं। जरा वो भी सुनिए। डाला जाए, कानून और कायदे के मुताबिक डाला जाए, जल्दी हो जाएगा काम। ना सिर्फ फॉरेन फंडिंग के केस में जो चीजें शामिल हैं, उससे बहुत आगे चीजें चली गई हुई हैं, वो सारी की सारी सामने आएंगी और सारे का हिसाब होगा। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस में कन्वर्ट होकर उसमें वारंट्स भी हैं, लोगों पे कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, मजीद होंगी। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की सीरियस एलिगेशंस हैं, तो वो चल रहा है। इसके अलावा तोशाखाना वाला केस अभी इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, उसका फैसला अवेटेड है, वो आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जो इन्होंने नेशनल क्राइम अथॉरिटी से 54 अरब का डाका डाला हुआ है, उसके बारे में भी नेशनल क्राइम अथॉरिटी को यूके में लिखा होगा। लेकिन जब हाथ डलेगा कानून का। ख्वाजा आसिफ और आजम नज़ीर तारड़ ने क्या कहा, आपने सुना। अब आपको बताएं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन ताहाल उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया, सवाए इसके कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा। इमरान खान ने क्या कहा, सुनिए। दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है, ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं मार्च करूंगा। ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगेगी। अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मार्च में पता चल जाएगा कि पब्लिक किधर खड़ी है। तो नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें भी हो रही हैं और लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी की जा रही हैं। सूरत हाल कहाँ जा रही है? क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या टाकरे का खदशा है? यहाँ आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए दरख्वास्त भी दायर की है। अदालत से ऑडियो लीक्स रोकने की भी इस्तदा की है। तो ये तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। आलिया साहबा, पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि आज फवाद चौधरी की जानिब से इस चीज़ का एतराफ़ किया गया है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। क्या वाकई ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो अब तक क्या पेशरफ सामने आ सकी इसमें? सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ों के ऊपर रोशनी डालूंगी कि हम इन मुज़ाकरात को करना क्यों चाह रहे हैं और हमारा मकसद क्या है। आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पिछले साल तकरीबन कोई $480 की थी, उसकी निस्बत इस साल हाफ पर आ गई है, $250 के ऊपर आ गई है। मोबाइल की दरामदाद में 68% की कमी आ गई है। डॉलर की कीमत में आज भी इजाफा हुआ है और डॉलर डार की स्टेटमेंट आपके सामने कि उन्होंने कहा है ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। और आपको पता है कि ओपन मार्केट और जो इंटर बैंक है उसमें डिफरेंस कितना ज्यादा बढ़ गया। पिछले हफ्ते जो हमारे रिजर्व्स हैं उनमें $300 मिलियन की कमी हुई है, ठीक है, और वो $7 बिलियन के ऊपर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो आज की एक और जो खबरें आ रही हैं, वो ये खबरें आ रही हैं कि ना इनको ना कोई यूएई की इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना कोई कतर के साथ एलएनजी पर डील हो रही है, ना कोई सऊदीया इनकी हेल्प करे, ना पेरिस क्लब की कोई इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ना चाइनीज इनको आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स को रिस्ट्रक्चर करे, ना इनको कोई चाइनीज
लोन्स हो रही है और ना इनको फ्लड रिलीफ IMF से मिल रहा है। ये इस वक्त इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है। और जब आप देखें, पहले मिफ्ता साहब दौरे पर निकले होते थे, डार साहब दौरे पर निकले होते थे। लेकिन मिसालिया सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं? एक सेकेंड और या वजीर आजम दौरे पर निकले होते थे। तो इनसे ये सवाल होना चाहिए, जब मुल्क आपसे संभल नहीं रहा है तो नीचे क्यों नहीं उतर जाते इस मसलत से। अब आप आज जो आपका सवाल था, मैंने बैकग्राउंड इसका क्यों दिया है। जो लोग ये कह रहे हैं ना, हम कोई इक़्तिदार के लिए यहाँ पर मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, हम कोई इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि हम गेट नंबर 4 के अंदर बुर्का पहन कर जाएं, या ये नहीं कर रहे हैं कि हम जो अपनी गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर लेट कर जाकर जो है हम मुज़ाकरात कर रहे हो और जाकर के नहीं जी नहीं हमें वजीर आजम बना दे या हमें इक़्तिदार दे दे, या हम ये कह रहे हो कि जी हमारे मिनिस्टर्स हम तो फाइनल कर रहे थे, हम तो अपनी कैबिनेट फाइनल कर रहे थे, या कोरोना के दिनों में भागे भागे आए शेरवानी पहने। हम एक ही बात कर रहे हैं। हमने मुक्तदर हलकों को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तब भी बताया था कि ये इस मुल्क में माशी बदहाली हो जाएगी अगर इन जोकर्स को, इन चोरों लुटेरों को मुसल्लत किया। आज भी हम ये कह रहे हैं कि हर गुजरता दिन इस मुल्क में इस अवाम पर भारी है। तो जितनी जल्दी हो जाए अवाम की तरफ जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और हम क्या करना चाहें, यही लोगों को फर्क बताना चाहते हैं कि PTI के मुज़ाकरात में और जो ये लोग कर रहे हैं उन मुज़ाकरात में कितना फर्क है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैम, ये बताइएगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं हुकूमत के दरमियान और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, आखिर मुज़ाकरात की जानिब से पहल जो है वो किसने की है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहल की या फिर सदर आरिफ अलवी ने राब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए? देखें जी, इस पर तो मेरी लीडरशिप बेहतर रोशनी डाल सकती है, क्योंकि मैं तो इस सवाल का जवाब में कुछ भी नहीं कह सकती कि ये स्टार्ट कहाँ से हुए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दोनों हलके ये समझते हैं कि ये जो पोलराइजेशन हो चुकी है, ये जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम आ रहा है, ये जो पाकिस्तान के अंदर आप ये देख रहे हैं कि डेंगू के जो सिचुएशन है और पैनाडोल शॉर्ट है, यानी इस कदर नाअहल ये हुकूमत है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक टेबल पर इन द एंड बैठना ही था और फैसला सिर्फ ये होना है कि इंतखाबात कब होने हैं, क्योंकि हमारा मुतालबा पिछले 6 माह से यही है, अवाम में जाए, अवाम फैसला करे। हम इक़्तिदार नहीं मांग रहे किसी से, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मांग रहे हैं। बिल्कुल सही। और मैं आपको अच्छा आलिया साहिबा, इस चीज की भी निशानदेही कीजिएगा कि जिस तरह कल वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने भी बताया कि जो इंतखाबात हैं वो होंगे ज़रूर अक्टूबर में, लेकिन वो 2023 का अक्टूबर होगा। और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी कहा कि वो 10 माह तक जो है वो हुकूमत में रहेंगे और मैशत को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे। तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत मान जाएगी आप जो चीज़ चाह रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वही तजर्बाकारों की हुकूमत है। जो आई थी तो उन्होंने माइक तोड़ तोड़ के ये कहा था कि वो अवाम को रिलीफ देंगे। उन्होंने बिजली की यूनिट जो है वो 12 पे करना था, डॉलर उन्होंने 100 पे करना था, पेट्रोल उन्होंने 70 पे लाना था, आटा उन्होंने 55 पर लाना था। अब इन्हीं तजर्बाकारों की बात करें जो आज हमें ये कह रहे थे कि जी झोलियां फैला फैला कर दुआ करें कि डॉलर 100 रुपए के ऊपर आ जाए, और ये तो इनकी जिम्मेदारी ही नहीं है। और ये जो साहब जिनकी आप अरिस्टोटल की आप बात करें, इनसे पहले तो एक सवाल ये होना चाहिए था, किस आईनी और जमहूरी तरीके से आप इस हुकूमत पर मुसल्लत हुए हैं? क्योंकि मैं इसका जवाब इनको इसलिए देना चाहती हूँ कि इनका सारा भांडा तो कल रियाज पीरजादा ने फोड़ दिए। कल अख्तर मेंगल ने जो ये आईनी जिद्दोजहद और कानूनी तरीके से हमारी हुकूमत गिराने का कहते थे ना, खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि कभी हमें यहाँ लेकर जाया जाता है, कभी हमें वहाँ लेकर जाया जाता है और हमें गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बनाया गया। फिर जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट किसी को याद नहीं है। फिर उसके बाद ये जो इनके साथ रफीक साहब है उनकी स्टेटमेंट किसी को याद नहीं है। पहले तो इनसे ये पूछिए, आप इस इक़्तिदार पर मुसल्लत है और आप जो कब्जा करके बैठे हैं ना इस इक़्तिदार से, तो अवाम तो आपको रवाना करने के चक्कर में। अब आप कब्जा कब छोड़ेंगे, आप उसकी बात करें, ये इधर उधर की बात ना करें। और इनसे एक और सवाल ये होना चाहिए था कि अवाम के रिलीफ के पैसों में से किस तरह से आप 17 अरब जो है वो जिस तरह आपने कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये चोर है, डाकू है, ये अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो
हो चुके हैं, ये आप कह रही हैं, ठीक है। आपकी बात से ही मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि पीटीआई की जानिब से बार बार एक ही मुतालिबा किया जा रहा है, वो है जल्द इलेक्शन करवाने का, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जल्द इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई स्ट्रेटेजी मौजूद है, कोई हिकमत अमली है कि आपने किस तरह से ये सारी चीजों को अगर रिटेन करना है? मैशत है, सैलाबी सूरत हाल है, डॉलर आप देख रही हैं क्या सूरत हाल बनती जा रही है, इसके हवाले से कोई हिकमत अमली है? क्योंकि अभी तक तो या तो आप लॉन्ग मार्च की एक तरफ तैयारी करते नजर आ रहे हैं, या दूसरी तरफ आप बैकडोर राब्ते भी कर रहे हैं, तो आपकी हिकमत अमली अभी तक क्लियर नहीं है। तो अगर इलेक्शन का ऐलान होता है तो क्या हिकमत अमली है आपके पास? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगी, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि ये इस मुल्क को कितना डैमेज करके जाएंगे। अभी तो रोज बरोज ये मुल्क को और नुकसान किए जा रहे, यानी रोज एक नया नुकसान। कभी ये बिजली की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, कभी ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वज़ीर आज़म साहब आकर कहते हैं मैंने खत्म कर दिए हैं, अगली दफा बिलों के अंदर वो लगकर आ जाते हैं। इस चीज के ऊपर एक्सपोर्ट्स जो हम बढ़ा रहे थे वो ये गिरा कर जा रहे हैं। और इसके अलावा आपने उस दिन राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट सुन ली है कि पावर लूम जो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है उसको इन्होंने तबाह कर दिया है। फिर आप ये देखें कि किसान आपके सामने सड़कों के ऊपर है। हमें तो अभी पता ही नहीं है कि ये मुल्क को कितना नुकसान देकर जाएंगे। और जहां तक आप ये बात करें, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले इस बात को प्रूफ नहीं किया? क्या हमने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई? क्या हमने रेमिटेंसेस नहीं बढ़ाए? क्या हमारे दौरे हुकूमत में रिजर्व नहीं बढ़े? क्या हमने कोरोना के साथ डील नहीं किया? क्या हमने लोकस के साथ डील नहीं किया? क्या हमने इन सारे क्राइसिस के बावजूद सेहत कार्ड अवाम को नहीं दिया, उनके लिए पलागाहे लंगर खाने नहीं खोले? क्या हमने उनकी रिलीफ के काम नहीं किए? क्या हमने कामयाब जवान प्रोग्राम नहीं किया? क्या हमने डैम्स नहीं बनाए? क्या हमने चीजों को कंट्रोल नहीं किया? हमने तो आलमी वबा के अंदर वो कंट्रोल किया कि पाकिस्तान का नाम, सिर्फ एक लास्ट बात, पाकिस्तान का नाम इकोनॉमिस्ट के सर्वे के अंदर हर दफा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई काविशें की जब वो इक़्तिदार में थे। मैम, अभी ये सवाल पैदा होता है कि ममनुआ फंडिंग केस को लेकर आपके क्या कमेंट्स है, इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि वफाकी वज़ीर कानून जो हैं इस केस के हवाले से काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं। इन केस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, मेरी एक बात सुने, असल में अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री इसके जिन लोगों को, चोरों को, लुटेरों को हमारी जेलों के पूछे होना था, उन्हें तो हमने इक़्तिदार में बिठा दिया। अब एक वो बंदा जो सियासी फंडिंग कर रहा है, एक वो बंदा जिसको आम अवाम उसकी पार्टी चलाने के लिए फंड दे रही है, फॉरेन फंडिंग में आया क्या है? पहले तो कोई इनसे ये पूछे ना, क्या कोई उसामा बिन लादेन से हमारी फंडिंग प्रूफ हुई है? क्या हमें कोई ISI ने अपनी पार्टी बनाने के लिए फंडिंग की थी? क्या असद दुरानी और जनरल बेग ने हमारी पार्टी बनाई थी? क्या उसके बाद कोई औरंगजेब भट्ट हमारी पार्टी के अकाउंट में पैसे डालता था जिसके अगेंस्ट हम उसको जो है नोटिफिकेशन देते थे और उसे खजाने के ऊपर बिठा देते थे? या और कोई किकबैक्स का पैसा इसके अंदर आ रहा था? ऐसा नहीं है। PTI इज अ डिफरेंट पार्टी। मेरे ख्याल में अगर किसी ने पॉलिटिकल फंडिंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई है, क्योंकि PTI तो एक आम पार्टी है, PTI के पास कोई सरे महल तो नहीं थे, एवन फील्ड्स तो नहीं थे, और उसके बावजूद ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमने ब्रेक पर जाना है। मैं जाते जाते एक शॉर्टली कमेंट आपसे ये लेना चाहूंगा कि मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अलावा किसी पॉइंट पर एग्री नहीं होगी कि इलेक्शन ही जल्द करवाए जाए? देखिए, मेरी एक बात सुने, हम 6 महीने से हमारी एक ही डिमांड है, और मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसी डिमांड है कि जिसे नजरअंदाज करना चाहिए। जो जमहूरियत है, जमहूरियत जमूर से होती है, तो एटलीस्ट जमूर में जाने से तो किसी को ना कोई नुकसान हो रहा है। हम तो बार बार मौका दे रहे हैं, हम तो बार बार, हम पुरअमन लोग हैं, हम हर बात का हल पुरअमन चाहते हैं। मेरा लीडर जिस दानिशमंदी, जिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर है, वो बार बार तारीख दे रहे हैं। हम कोई रियासत के अगेंस्ट अवाम को खड़ा नहीं करना चाहते, हम श्रीलंका वाले हालात नहीं करना चाहते कि ना जाती उम्र महफूज है, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस महफूज है, ना बिलावल हाउस महफूज रहे। बिल्कुल सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द इलेक्शन से
अलावा किसी पॉइंट पर एग्री नहीं करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर मुज़ाकरात बैकडोर हो भी रहे हैं तो उसका भी मकसद सिर्फ यही है, चाहे लॉन्ग मार्च हो या मुज़ाकरात हो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही चीज़ चाहती है कि वो है कबल इस वक्त इलेक्शन, और अगर इलेक्शन तो उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मौसर हिकमत अमली अभी तक नजर नहीं आ रही। बात करते हैं FATF का आज होने वाला इजलास, ग्रे लिस्ट से इखराज का कभी इम्कान है। कल वजीर खजाना इसहाक डार की रूस से तेल खरीदने की बातें बदतरीन मुआशी हालात में अच्छी खबरें ही करार दी जा सकती हैं। और पहले बात करेंगे आज पेरिस में होने वाली FATF इजलास की बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से इखराज का कभी इम्कान है। तो नाज़रीन, FATF के हवाले से हमने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो देखिए। 33 साल कबल दुनिया के 7 बड़े सनती मुल्कों ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कायम की। आज टास्क फोर्स के अरकान की तादाद 39 है, जिसमें 37 मुल्क और 2 इलाकाई ताउन की तंजीमें शामिल हैं। तंजीम का दायरा कार 188 मुल्कों तक वसी है। तंजीम के कयाम का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग को रोकना था। FATF ने इस हवाले से दुनिया भर में यकसा कवानीन लागू करवाने में अहम किरदार अदा किया। कोशिश की कि लूट खसोट से हासिल होने वाली दौलत की नकलो हरकत को नामुमकिन बना दिया जाए। पाकिस्तान को 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। तंजीम ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से मुतालिक पाकिस्तान के लिए 40 नकात की निशानदही की। कई मराहिल के बाद जून 2022 में होने वाले FATF ने पाकिस्तान के तमाम अहदाफ पूरे करने को तस्लीम कर लिया। सितंबर में FATF की 15 रुकनी टीम ने पाकिस्तान के किए इकदामात का ऑन साइट मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। टास्क फोर्स के आज होने वाले इजलास में कवी इम्कान है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से खारिज कर दिया जाए। 4 साल 4 माह बाद ग्रे लिस्ट से अखराज की सूरत में पाकिस्तान के मालियाती निजाम की मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी फाइनेंसिंग से पाक होने की तौसीक तस्वुर समझी जाएगी। ग्रे लिस्ट से अखराज पर जहां दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा, वहीं बैरूनी सरमायाकारी के बंद दरवाजे भी खुलने की उम्मीद है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ग्रे लिस्ट से इखराज पाकिस्तान के लिए यकीनन ठंडी हवा का झोंका ही साबित होगा। मुआशी बहरानों में घिरे मुल्क के आगे बढ़ने के इम्कानात भी पैदा होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना ने कल रूस से तेल खरीदने का भी ऐलान किया है, जरा वो सुनिए। इसको बिल्कुल एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं। रशिया से ऑयल अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा बेसिक राइट है। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे। और ये मैंने वहाँ के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन में, ये मैंने उनको साउंड कर दिया और उन्होंने मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं कि हम अगर हमें रशिया के साथ हमें हमारी टर्म्स पे जो कि इंडिया से कम ना हो अगर मिला तो हम हमारा ये राइट है लेने का। तो मुझे एक एनकरेजमेंट मिली। इसहाक डार रूस से तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। आपने सुना। अब आपको बताएं कि हुकूमत संभालने के 2 माह बाद इस वक्त के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर क्या कहा था, जरा ये भी सुनिए। लिया था भाई, ले लेते ना इमरान खान भी। हमाद ने अपनी रुखसती से 3 दिन पहले खत लिखा जब इनको अचानक कंस्पिरेसी याद आई थी, और उसके बाद उन्होंने खत लिखा। उसका रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया। सिफारतकार हमने भेजा, इन्होंने नहीं भेजा। रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर। 2015 का उन्होंने कहा आपने गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट नहीं किया तो हम आपसे मजीद क्या बात करें, ये इन्होंने कहा है। मैं CNN पे जाके मैं कह के आया हूँ, जो कि अमेरिकन चीज है, कि अगर रूस मुझे देगा सस्ता पेट्रोल 30% और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं आएंगे तो मैं खुशी से ले लूंगा। तो नाज़रीन, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की भी गुफ्तगू आपने सुनी। तो सूरत हाल ये है कि क्या आज पाक रूस ताल्लुकात के दरमियान जो बर्फ है वो पिघल रही है? क्या रूस ने पाकिस्तान में अपना एतराज़ ख़त्म कर दिया है? अगर रूस आज पाकिस्तान को सस्ता तेल देने पर राजी है तो क्या इसकी वजह प्यूटन या शहबाज शरीफ की मुलाकात है, या क्रूड ऑयल की आलमी सियासत के मंजरनामे में रूस सऊदी कुर्बतें बढ़ा रहा है? क्या पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर पेट्रोल और डॉलर के खिलाफ किसी तहरीक का हिस्सा बनने जा रहा है? क्या रूस पाकिस्तान को भारत की तरह सस्ता तेल फराहम करेगा और पेमेंट का मेथड क्या होगा? और सबसे बढ़कर वजीर खजाना का ऐलान सियासी है या हुकूमत वाकई कोई संजीदा कोशिश कर रही है? तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आदिल नजम साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि रूस से तेल खरीदने की बातें क्या सियासी हैं या वाकई इस ज़मन में कोई हकीकी कोशिश भी की जा रही है?
यार गुजारिश ये है कि आपने अभी बहुत सी एक लंबी सी लिस्ट की सवालों की, उनमें से ज़्यादातर सवाल गलत हैं। मतलब ना तो कोई बर्फ़ थी और ना ही वो पिघल रही है। ना कभी रूस ने कहा था कि हम तुम्हें तेल नहीं बेचेंगे, और ना ही जहाँ तक मुझे पता है उसने अब कह दिया कि हम बेचेंगे। ये मेरे ख्याल में खबर ढूंढने वाली बात है। मुझे तो नहीं नजर आता कि कोई भी तब्दीली आई हो बिटवीन जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी या जब मिफ्ता साहब मिनिस्टर थे या अब। ना रूस का तेल लेने की टेक्निकल लिमिटेशंस है ना, और ये तो पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अगर हमें उसकी बेहतर कीमत मिलेगी और अगर हम उसको ले सकेंगे तो हम ले लेंगे। ना पहले कभी किसी ने मना किया था ना अब किया था। ना मुझे नजर आया है कि रूस ने कहा आओ यार ये डब्बा पड़ा है तेल का उठा लो। सो आई थिंक ये स्टॉर्म इन अ टी कप है, हम इसे अपनी डोमेस्टिक सियासत के साथ बना रहे हैं। आई डू नॉट फोरसी कि पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पे परसों रूस का तेल आपको मुयसर होगा। उसकी टेक्निकल लिमिटेशंस हैं, उसकी रिफाइनिंग की लिमिटेशंस हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ना पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात का कोई असर है, ना इसमें पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात का कोई असर है। असर ये है कि इस वक्त एनर्जी मार्केट बहुत बिखरी हुई है और यू शुड एक्सपेक्ट कि एनर्जी मार्केट जब सर्दियां आएंगी तो और बिगड़ जाएगी। वहाँ मसला गैस का भी आएगा, आपकी बात बचा है, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उनमें इस चीज़ का तनाज़ा नजर आता है। हमने देखा था कि जब इमरान खान ने रूस का दौरा किया था उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, और अब जब ये तेल लेने की बातें की जा रही हैं तो अब चाहे ये हुकूमत शायद क्रेडिट लेना चाहती है। इस वजह से हमने ये सवाल आपसे किया है कि अगर रूस से पाकिस्तान तेल लेता है तो क्या वाकई पाकिस्तानी मैशत पर इसके मुस्बत असरात पड़ेंगे? जब लेगा तो तब पूछेंगे ना, मेरे ख्याल में होगा ही ना। सर आपको क्या लगता है फिर कि ये सिर्फ सियासी बातें हैं? मसला ये है, गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम इसे सियासी मसला बना रहे हैं। सो असली तेल शेल का इसमें कोई लाइकलीहुड ही नहीं है, और उसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो सियासी जमातें हैं वो इससे सियासत खेलती हैं, और फिर जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो जाहिर है उन्होंने भी अपना पेट भरना होता है। सो इसमें आई डू नॉट सी, देखिए ना, उनसे जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या तुम लोगे रूस से, उन्होंने कहा हाँ जी अगर होगा तो ले लेंगे। दैट इज द स्टोरी। ऐसा नहीं कहा, किसी ने कहा कि जी अभी रूस का फोन आया है, उन्होंने कहा ये तेल पड़ा है उठा लें। यही हुआ था ना, एक उनके सामने किसी ने माइक लगाया और कहा कि जी अगर रूस का होगा तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे। उन्होंने कहा हाँ जी अगर होगा तो ले लेंगे, अगर हमें अच्छी कीमत मिलेगी इंडिया से। और यही बात मिफ्ता इस्माइल ने कही थी, यही बात प्रॉब्लम इमरान खान ने कही होगी। सो कहने का मकसद ये है कि आलमी सियासत में हमारी जो डोमेस्टिक वो है ना नोक छोक, ये उसकी मुदाखलत है। ठीक है, वो भी खेल अच्छा है, वो तमाशा लगा हुआ है। सर एक चीज पे आपकी क्लैरिटी चाहते हैं। सर आपने भी बात की कि जब तेल लेगा तब की बात है ना, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस के हवाले से या पॉलिटिक्स के हवाले से, सियासी लिहाज से ये गेन करने के लिए पॉपुलैरिटी ऐसे स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं? नहीं, मेरे ख्याल सच्ची बात जो है सिर्फ सियासी नहीं है, ये तो आपने इसको खबर बना दिया ना। उन्होंने तो ये नहीं कहा तेल ले रहे हैं। मुझे तो उनकी स्टेटमेंट में कहीं ये नजर नहीं आया। हमने वजीर खजाना इसहाक डार का शॉट भी सुनाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम रूस से मैंने सुना। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि मीडिया हाउसेस जो है वो पेट पालने के लिए इस तरह चीजों को खबर बना देते हैं। मीडिया हाउसेस तो जस्ट आवाम को इन्फॉर्म करने के लिए बैठे हुए हैं कि जो सूरत हाल है हम तो आवाम को वही बता रहे हैं, वही आपसे पूछ रहे हैं। चले खैर, मैं आपसे सर ये FATF के हवाले से बात करना चाहूंगा कि जिसके इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तमाम निकात पर भी यकीनन तमाम इदारों ने वर्किंग की है, और अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है ये तमाम इदारे दाद के भी मुस्तहिक हैं। तो क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है तो मैशत पर असरात होंगे इसके? यकीनन होंगे, बड़ी अच्छी बात होगी अगर ये हो जाता है। एक तो ये है कि हमने पिछली 2-3 मीटिंग्स में ये देखा कि लगता ये था कि निकाल देना चाहिए था। मेरा मौक़िफ़ तो तब भी यही रहा है कि टेक्निकली पाकिस्तान को कभी इस लिस्ट में होना नहीं चाहिए था, और अगर था भी तो जो निकात थे वो पिछली 2-3 मीटिंग्स में पाकिस्तान हैज़ बीन ट्राइंग एवरीथिंग। तो ये यहाँ जो है एक आलमी सियासत चल रही है कि जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने आप पे ये बैन लगाया हुआ था। अगर हम पाकिस्तान इस लिस्ट से निकल जाता है तो यकीनन जो इस पे हमारा जो एक मनफी असर पड़ रहा था वो रुक जाएगा। सो ऐसा ये नहीं है कि इसका फायदा होगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था इस लिस्ट पे होने का, FATF जो है मेरे ख्याल में बहुत एक नाकाम इदारा है और उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया है। आप अगर देखें ना, एक आप देख लें या मैं देख लूं या आपके देखने वाले देख लें, इस वक्त बैंक जाके कोई काम करना इतना मुश्किल हो गया। कभी आपका बायोमेट्रिक, कभी ये, इससे कोई टेरर फाइनेंसिंग रुकी या नहीं, मुझे कोई एविडेंस नहीं नजर आया।
FATF बजाते खुद एक सियासी टूल बन गया है पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे प्रेशर डालने का, और वहां फिर जो आलमी सियासत होती है, मसलन भारत की हो चाहे दूसरे ममालिक की हो, वो हमें नजर आती है। इफ और इंशाल्लाह हम सबकी दुआ यही होगी कि पाकिस्तान जो है वो इससे निकल जाए, तो उसका असर ये होगा कि जो हम पे नेगेटिव प्रेशर पड़ा हुआ है वो हट जाएगा। हमें एक नॉर्मल मईशत बनने में जो रुकावटें डाली गई हैं FATF के हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रास्ते में जो रुकावटें डाली गई हैं FATF के हवाले से, FATF बजाते खुद एक नाकाम इदारा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान आई होप निकले और उसके बाद पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से मिलकर प्रेशर डालना चाहिए कि यार कमज़ोर इकोनॉमीज पे इस किस्म की बुलिंग और जो है ना गुंडागर्दी है बेसिकली, ये नहीं होनी चाहिए। सर, जिस तरह से मईशत ज़बो-हाली का शिकार है ऑलरेडी हमारी पाकिस्तानी मईशत, यकीनन अभी ये जाहिर हो रहा है कि इंशाल्लाह से FATF से निकल आएगा, ग्रे लिस्ट से निकल आएगा पाकिस्तान, मुस्बत असरात इसके यकीनन होंगे। तो क्या लगता है आपको हमारी जो मुल्की मईशत है कितना अरसा दरकार होगा दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी? आई होप जी आपके मुंह में घी शक्कर बड़ी जल्दी हो जाए। सच्ची बात यह है कि आई डोंट थिंक कि मईशत की हमारे जो मसाइल हैं वो सारे FATF की वजह से पैदा हुए थे, और ना ही ऐसा है कि इसके निकलने की वजह से एक स्विच ऑफ होगा और परसों सब ठीक हो जाएगा। कदरे बेहतरी आएगी, लेकिन हमारी जो मईशत को और दुनिया की मईशत को जो इस वक्त मसाइल लाहक हैं वो तो FATF से कहीं ज्यादा बड़े हैं। एक एनर्जी का बहरान है जिस पे हमने बात की, जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसने उसको और बढ़ा दिया। दूसरा, पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन की रौ है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, हम देख सकते हैं, हर चीज की कीमत में देख सकते हैं, अमेरिका में है, यूरोप में है। एक फाइनेंशियल क्राइसिस है सारी दुनिया में, हमने अपना रुपया गिरता हुआ देखा। आप इस वक्त देखें कि आपका जो पाउंड है वो डॉलर से सस्ता हो गया। अभी अनकरीब ही जो एक 120 140 पे होता था वो 97 सेंट पे हो गया, ये तमाम दुनिया में। सो ये जो मसाइल हैं दुनिया के, ये बहुत बड़े हैं FATF से। हमारी जैसी गरीब मईशत पे ये हुआ कि FATF ने आके और कदगन डाली कि जब मुश्किल वक्त है तो ऊपर से और चित्र मारो। सही। और इसलिए इसका हटना जरूरी है। लेकिन ये सोचना कि क्योंकि अब ये हट जाएगा तो सब भला चंगा हो जाएगा, आई डू नॉट थिंक। एक जुमले की इजाजत, सबसे बड़ा जो हमारा माशी मसला है वो हमारी सियासत है। बिल्कुल। कि हमारी सियासत इतनी बिगड़ी हुई है, हम इतने टूटे हुए हैं, हम एक दूसरे पे इस नौयत पे, इस कैफियत में हैं पत्थर मारने में, कि उसके जो इंस्टेबिलिटी के असरात हैं वो हमें मईशत पे नजर आते हैं। तो जब तक वो चीजें ठीक नहीं, बिल्कुल सही है कि सियासत डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपकी मईशत को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि FATF खुद एक कमजोर इदारा है, तो चलें अगर आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो मईशत पर बेहतर असरात तो होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि फिर हमें किस चीज को सबसे पहले कंक्लूड करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, जिससे हमारी मईशत को मजीद फायदा हो सके? किस डोमेन में काम करने की जरूरत होगी? बहुत शुक्रिया इस सवाल का। गुजारिश, एक सिर्फ क्लैरिफिकेशन, FATF कमजोर इदारा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग इदारा है, लेकिन एक नाकाम इदारा है। नाकाम इस तरह है कि उसने टेरर फाइनेंसिंग पे कुछ किया हो या ना किया हो, उसने कुछ बड़े ममालिक को एक नया टूल दे दिया है छोटे ममालिक से पंगा करने का, उनको इंटिमिडेट करने का। अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमें क्या करना है, क्योंकि दूसरों से तो उम्मीद मुझे कोई नहीं है। हमें क्या करना है? आई थिंक नंबर 1, थिंग नंबर 2, थिंग नंबर 3, हमें अपना हाउस सीधा करना है, अपना घर सीधा करना। पहले तो आप अपना घर बचाएंगे ना, और उस घर बचाने में सबसे बड़ी बात जो है हमारी जो सियासत है, जो नॉर्मल सियासत नहीं है, ये दुनिया में कहीं ऐसी सियासत नॉर्मल नहीं होती। पहले तो उसे ठीक करें ना, ताकि ये पता लग जाए कि हर पाकिस्तानी एक ही पाकिस्तान। बिल्कुल, हमें पहले सियासत पे काम करने की जरूरत है, और जितनी भी सियासी सरगर्मियां हैं उनको एक डोमेन में लेकर आने, ताकि मुल्क की मईशत जो है वो संभल सके। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आदिल हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से FATF से निकल आएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से, और ये एक अच्छी खबर है। और आज इजलास होगा, उसमें फैसला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गंदम बहरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दुनिया का बड़ा ज़रई मुल्क पाकिस्तान आज ग़िज़ाई इजनास की किल्लत का शिकार है। फिलहाल मुल्क को गंदम की शदीद बहरान का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने 10 लाख टन गंदम के लिए वज़ीर आज़म को तीसरा खत लिख दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर 3 लाख टन गंदम की फराहमी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा ने भी मरकज से गंदम दरामद करने की इजाज़त तलब की है। जवाब में सैलाबी सूरत हाल के तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने सूबों को गंदम के बीज की फराहमी का ऐलान किया है, जिस पर सिंध और बलोचिस्तान ने भी रजामंदी जाहिर की है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में
तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतों ने पेशकश को मुस्तरद करते हुए गंदम दरामद की इजाजत पर इसरार किया है, जबकि पंजाब असेंबली अपने आज के इजलास में वफाकी हुकूमत पर 170 अरब के फंड्स रोकने और गंदम दरामद की इजाजत ना देने के खिलाफ भी करारदाद मंजूर कर चुकी है। तो नाज़रीन, रवा माली साल सैलाब से पहले मुल्क में गंदम की पैदावार का तखमीना 26.4 मिलियन टन लगाया गया था, जो कि गुज़िश्ता साल से 4% कम है, जबकि मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए 2.5 मिलियन टन गंदम के शॉर्टफॉल का भी सामना है। तबाहकुन सैलाब से 20 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी गंदम समेत दीगर फसलों की तबाही ने भी सूरत हाल को मजीद दुश्वार कर दिया है। बिल्कुल, और गंदम बहरान पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा सुहेल बलोच। सुहेल, क्या लगता है गंदम बहरान में शिद्दत आ चुकी है? पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? जो गंदम है इसका बुरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कमी इसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वफाक को आज एक खत लिखा गया और उस खत में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 2 खत लिखे जा चुके हैं, लेकिन इस पर वफाकी हुकूमत किसी किस्म का जो है वो अमल दरामद नहीं कर रही और ना ही पंजाब को गंदम बाहर से खरीदने की इजाजत दी जा रही है और ना ही जो है वो खुद गंदम उनको फराम कर रहे हैं। लिहाजा जो है फौरी तौर पर सुहेल बलोच, वजूहात क्या है कि ये खत कोई पहली दफा नहीं लिखा गया, गालिबन ये तीसरा खत लिखा गया है पंजाब की जानिब से विफाक को। क्यों पंजाब को फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही विफाक की जानिब से? वजूहात क्या है? क्या आपस के इख्तलाफात हैं जिस पर अवाम के इंटरेस्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल इसी तरह से है। सियासी मफादात हैं, ज़ाती मफादात की बिना पर अवाम जो हैं वो पंजाब के ये खमियाजा भुगत रहे हैं। वफाक में PDM के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जबकि पंजाब में PTI के प्लेटफॉर्म से काफ लीग के जो सही पंजाब को गंदम की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही। सुहेल बलोच आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, इसी मामले पर बातचीत करने के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दोबारा खत लिखा गया है विफाक को गंदम के हवाले से, तो ये कोई पहला खत नहीं है, गालिबन कोई तीसरा खत लिखा गया है। क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं? क्या वाकई ही शॉर्टफॉल है गंदम का या सियासी इख्तलाफात की वजह से अवाम के इंटरेस्ट को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, गंदम पाकिस्तान में थी 29 मिलियन टन, पाकिस्तान में ओवरऑल 29 मिलियन टन ही पाकिस्तान की जरूरत है। अच्छा, लेकिन आप प्राइस को तब स्टेबल रख सकते हैं जब आपकी यू कैन से कि आपके पास 3 मिलियन टन के स्टॉक्स हों, इन्वेंट्री अगले साल में एंटर हो, ओपनिंग स्टॉक आपका 3 मिलियन टन हो। पिछले साल जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो 28 लाख टन हम गंदम छोड़ के गए थे, 29 लाख टन तकरीबन। उतनी ही गंदम और आपका इम्पोर्ट करनी चाहिए थी ताकि ये स्टॉक मौजूद हो। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट बड़ी नालायक है माशाल्लाह, इसमें बिजली में के मामला में देखें, आप गैस के मामला में देखें, आप गवर्नेंस के मामला में देखें, तो गवर्नमेंट इतनी बड़ी फेलियर है कि गवर्नमेंट का दिल करता है कि इस फेलियर में किसी न किसी तरह हम बेशक जबरदस्ती बनाए, किसी और को भी शेयर होल्डर बनाए, किसी और पे भी कोई कुछ कहने को हमारे पास हो। लिहाजा इस वक्त गवर्नमेंट की जो है KPK और यू कैन से दिस गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब, हर सूबे जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ गंदम की जो इम्पोर्ट करके आपको सप्लाई देने को नहीं दे रही। लिहाजा पहली बात उन्होंने इम्पोर्ट लेट की है या नहीं की, और दूसरा आगे सूबों को नहीं दे रही ताकि सूबों में आटा महंगा हो और हम कहें कि ये इनका कसूर है। तो बेसिकली बैड गवर्नेंस में आप कह रहे हमें हिस्सेदार बनाना चाह रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा जो है एक सेल उसको गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो पिछली हुकूमतों को ब्लेम करती है, तो इस तरह से ये जो ब्लेम गेम है इसमें अवाम पिस रही है। इस वक्त मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, डॉलर की किल्लत है, सैलाब के बाद फसलें तबाह हो चुकी हैं। अभी आपको नहीं लगता कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों और सबको आई गेस एक पेज पर आ जाना चाहिए और एक पेज पर आके इन तमाम तर चीज़ों पर काम करना चाहिए? दुनिया में ना ये आप कह लें कि बड़ी जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ पे अकल नहीं होती, वहाँ हम बात करते हैं कि 2 बंदे लड़ पड़े तो कहें दोनों गलत है। दोनों गलत नहीं होते, उसमें डिसीजन होता है। इसीलिए अदालतें बनी हैं, इसीलिए इंक्वायरी बनी है, इसीलिए आप पहले प्रोसिक्यूशन है कि जी गलत क्या है। अब इस केस में देखें तो हमें ये जो ब्लेम गेम नहीं कहना चाहिए, इसको हमें इसको कंक्लूड करना चाहिए कि एक्चुअल बात क्या है। सो एक्चुअली अगर जिसकी गलती है हम उसका नाम लें। ये नहीं है कि 2 बंदे आप कह रहे 2 बंदों के दरमियान झगड़ा हो जाए
तो एक ज़ाला जुल्म कर रहा हो, दूसरा मजलूम हो, हम कहें जी मतलब जुल्म के बराबर खड़ा कर दें, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट तो सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डालती है, मुआशी सूरत हाल जो उनकी वजह से डैमेज हुई है वो तो ये कहती है। मैं कहता हूँ मुआशी सूरत के बाद में बात करें, पहले आटे की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद में बात कर रहे हैं। आटे की हम बात करें तो आटे में बेसिकली ये है कि पिछले तकरीबन कोई आप कह लें कुछ 6 साल से गंदम पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट होती है। पाकिस्तान की तारीख में टोटल 5 या 6 साल ऐसे हैं जब गंदम पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हुई, हमेशा इंपोर्ट होती है। अब जो गंदम इंपोर्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट करती है, हमेशा फेडरल गवर्नमेंट करती है, इसका रिकॉर्ड होगा, यकीनन होगा, ठीक है। अच्छा, जब फेडरल गवर्नमेंट गंदम इंपोर्ट करती है तो फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल गंदम इंपोर्ट कर रही है। फिर आगे यह है कि जब वो अगर सस्ती हो तो ठीक है, अगर महंगी हो गंदम तो फिर सब्सिडी शेयर होती है, इसको कोई चीज़ तय होती है कि कितनी सब्सिडी देनी है। लिहाजा इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। बट गंदम ना देना मतलब हम अगर गिलगित बल्तिस्तान को गंदम ना दें तो वहाँ से आवाम तो भूखे मर जाएंगे। अगर हम कश्मीर को ना दें, कश्मीर में तो गंदम नहीं होती, तो हम कहें कि जनाब कश्मीर को गंदम ना दे, वो इतराज करें तो आप चीमा साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं जाते जाते सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, शॉर्टली जवाब दीजिएगा कि जिस तरह आपने बताया कि हमें कंक्लूड करना चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि वफाक हुकूमत जो है पंजाब को जानबूझकर गंदम फराहम नहीं कर रही सियासी इख्तलाफात की बिना पर, तो पंजाब हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटेजी है? अवाम तो बहरान में है, अवाम को किस तरह से निकाला जाएगा? क्या कोई हिकमत अमली अपनाई गई है इसके अल्टरनेट पे? सिंपल सी बात है कि हम खुद गंदम इंपोर्ट करें, तो अगर वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो हमने तो बहरहाल जो जिम्मेदारी हमारी नहीं भी वो भी पूरी करनी है। ये तो नहीं हो सकता ना कि आवाम को भूखा मारें। सो बेसिकली, लेकिन फिर हम ये कर सकते हैं कि हम अगली बार इनको पंजाब से गंदम खरीदने ना दें, मरकज को पंजाब से गंदम खरीदने ना दें। मरकज को गंदम पहले पंजाब देता है, बिल्कुल सही हो गया। मरकज को जो है वो पंजाब से गंदम ना खरीदने दी जाए और इस तरह से हम खुद से इंपोर्ट करें और गंदम पंजाब को फराहम करें ताकि पंजाब के अवाम को इस बहरान से निकाला जा सके। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने तफसीली बातचीत की, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के दिन भर से हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।